इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में और इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपन देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स अपन इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि जो नेटवर्क थ्योरी है अपने इलेक्ट्रिकल की वो सबसे बेसिक सब्जेक्ट है और मोस्टली मैं मान के चलूँ तो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में लगभग 15 से 20% क्वेश्चंस जो हैं वो इस सब्जेक्ट से आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे मेजर पार्ट भी है ये नेटवर्क थ्योरम का। और आगे भी जब अपन इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे या मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और अदर सब्जेक्ट्स को भी जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी अपन को नेटवर्क थ्योरी का यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अपन नेटवर्क थ्योरी के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरी के अंदर मैं बता दूं सबसे पहले अपन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट के बेसिक्स जो हैं जैसे इलेक्ट्रिक करंट हुआ, इलेक्ट्रिक वोल्टेज हुआ, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओम्स लॉ, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट डिवीजन लॉ, वोल्टेज डिवीजन लॉ, सोर्स कन्वर्जन, केवीएल, केसीएल, ये सारे अपन जो बेसिक्स हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी के, ये सारी चीज़ें अपन बेसिक्स के अंदर इसके क्लियर करेंगे जो कि अपन को आगे बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक है इसके अंदर नोडल एनालिसिस एंड मैश एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पावरफुल टेक्निक है किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने का। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अपन 90 से 95% क्वेश्चंस को अपन मैश और नोडल के द्वारा अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैश और नोडल, जिसको अपन की डिटेल में इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क थ्योरम्स अपन पढ़ेंगे जो अपन को कई बार जो नोडल और मैश में इक्वेशंस कई ज़्यादा बन जाती हैं जिनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए नेटवर्क थ्योरम अपन इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सुपरपोजिशन थ्योरम्स, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, टेलीवेंस थ्योरम, इन थ्योरम्स को अपन इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन थ्योरम्स के बाद एसी सर्किट्स, जिसमें अपन आर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और इनके कंबाइंड जो सर्किट बनेंगे आरएलसी सर्किट, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, इन सर्किट्स के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। और किस तरह यदि मैं किसी एसी सोर्स लगाऊं यदि आरएलसी नेटवर्क में, तो वो किस तरह उसका बिहेवियर किस तरह रहेगा, करंट का रिस्पॉन्स जो है करंट और वोल्टेज में कैसा रिलेशन आएगा, ये सारी चीज़ें एसी सर्किट्स में अपन मेजर करेंगे। और इसके साथ साथ अपन इलेक्ट्रिकल पावर भी अपन इसमें निकालेंगे एसी के केस में। इसमें फिर एक कंडीशन आएंगी दोस्तों, आरएलसी सर्किट के अंदर जब अपन पढ़ेंगे तो एक रेजोनेंस सर्किट एक बनेगा। तो वहाँ पे अपन रेजोनेंस सर्किट की स्टडी करेंगे कि कब एक आरएलसी सर्किट जो है वो रेजोनेंस सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो रेजोनेंस अपना पढ़ेंगे। फिर टू पोर्ट नेटवर्क आएगा, टू पोर्ट नेटवर्क की अपन डिटेल स्टडी इसके अंदर करेंगे और इसके अंदर डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, जेड पैरामीटर, बाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, जी पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, जिसको अपन ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं, इसके बेसिक इनकी स्टडी और इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अपन इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ट्रांजिएंट एनालिसिस मेथड में अपन DC रेस्पॉन्स देखेंगे, AC रेस्पॉन्स के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर अपन करंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे आरएल सर्किट के लिए, आरसी सर्किट के लिए, और उससे रिलेटेड अपन प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व करेंगे। मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के अंदर अपन देखेंगे कि किस तरह दो कॉइल हैं वो मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं तो उनका बिहेवियर किस तरह होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ग्राफ थ्योरी के अंदर भी अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट को या नेटवर्क में कहूँ नेटवर्क को सॉल्व करने के एक डिफरेंट तरीके जो हैं ब्रांचेज और नोड को कैलकुलेटर अपन कवर करेंगे। तो इन सबको मिला के मैं कहूँ तो मैंने बताया था अभी कि 15 to 20% जो है सब्जेक्ट का आपका वेटेज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और बाकी आगे की सब्जेक्ट्स के लिए भी ये आपका एक बेस तैयार करता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, जो कि अपन डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं पहला टॉपिक जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर जो मैंने बताया था करंट वोल्टेज वगैरह जिनके अपन डिस्कस करेंगे, ये मैं सबसे पहले टॉपिक ले रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। कौन कौन से बेसिक्स हैं इलेक्ट्रिकल के, कौन कौन से बेसिक्स हैं जो अपन इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले है इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सबसे बेसिक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल आप इंजीनियर से पूछो या अपन जब भी इलेक्ट्रिकल का अपने दिमाग में आता है तो सबसे पहले करंट और वोल्टेज की ही बात होती है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ बिल्कुल बेसिक। यदि इसकी डेफिनेशन दूँ तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के अंदर आपका किसी भी मीडियम से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक करंट। या मैं इस तरह भी कह सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कि चार्ज में चेंज की क्या रेट है, चेंज किस रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, कि टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज में कितना वेरिएशन हो रहा है, कितना चार्ज आपका चेंज हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको मैं इलेक्ट्रिक करंट से डिफाइन करता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं और चूंकि ये एम्पियर ने इसको सबसे पहले दिया था इलेक्ट्रिक करंट को, तो मैं इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर में लिखूँगा। और जो मैं इसकी डेफिनेशन से मैं इसका जो फॉर्मूला बना सकता हूँ, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दोनों चीज़ें मैं कह सकता हूँ एक ही चीज़ है। तो मैं इसको Q अपॉन टी भी लिख सकता हूँ, चार्ज अपॉन टाइम। Q हो गया आपका कूलाम के अंदर, टाइम हो गया आपका सेकंड के अंदर। इसकी यूनिट क्या हुई दोस्तों, कूलाम पर सेकंड आपकी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हुई। और कूलाम पर सेकंड को ही मैं क्या लिखता हूँ, एम्पियर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यदि मैं बात करूँ कि फ्लो ऑफ चार्ज, कई लोग इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो भी ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यदि मैं जब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का यदि मीडियम आपका सपोज करो मैं कोई सॉल्यूशन लूँ, ठीक है, NaCl का मैंने सॉल्यूशन लिया, मैंने 2 वायर उसमें लगाए NaCl के सॉल्यूशन में, तब भी मैं देखता हूँ कि एक पाथ बनता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इसको धरे भी, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, वहाँ पे क्या है, आयंस है, Na+Cl-, तो आयंस के थ्रू भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही हो, आपके आयंस का फ्लो हो सकता है। दूसरा, यदि मैं कन्वेक्शन की बात करूं, तो आपने देखा होगा यदि आपका एयर का ब्रेकडाउन हो जाए उससे भी करंट फ्लो हो सकता है। यदि आपके एयर में आप यदि एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आप अप्लाई कर देते हो किसी भी 2 टर्मिनल के बीच में, तो उन दोनों टर्मिनल के बीच की जो एयर है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो भी एक स्पार्क बनता है। आपने देखा होगा एक स्पार्क के रूप में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो एयर से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो एयर भी एक क्या है, मीडियम है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, आपका एयर ब्रेकडाउन की वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, आयंस की वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। तो मैं सिंपल जनरल वे में कहूँ तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। चार्ज कुछ भी हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, एयर ब्रेकडाउन के थ्रू भी आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ आया, आगे बढ़ें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए मैं यदि एक छोटा सा सर्किट लूँ दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिक करंट को समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो मैं अभी आगे पढ़ूँगा वैसे तो, लेकिन सपोज करो मैं एक मीडियम ले रहा हूँ, ए बी एक आपका कोई कंडक्टर है और मैंने ए और बी के बीच में एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ है, वी मैं इसको नाम दूँ, एक वोल्टेज सोर्स मैंने अप्लाई किया हुआ है। ये जो वोल्टेज सोर्स है ये आपका प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। सपोज करो ए बी जो आपका कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस है आर, मैं आर से रिप्रेजेंट करूँगा, इसको आगे पढ़ेंगे अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक में ओम्स लॉ के अंदर। तो यदि मैं इस सर्किट में बात करूं कि इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा या इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, तो यदि मैं I की बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट I इसके अंदर मैं निकालूंगा तो वो दिया जाएगा V/R के द्वारा। इलेक्ट्रिक करंट जो I है वो दिया जाएगा वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस के द्वारा। मैं इलेक्ट्रिक करंट इसमें फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यदि मैं इसके फ्लो की बात करूँ कि इसके ये फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, तो आप देख रहे होंगे कहाँ से कहाँ फ्लो होता है,
तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को मैं हायर पोटेंशियल भी कह सकता हूँ और नेगेटिव टर्मिनल को मैं लोअर पोटेंशियल भी कह सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। अब यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो बताइए मुझे, आप लोग बताइए कि यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस छोटे से सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा? बताइए। देखो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज मुझे पता है अपने नेचर के कारण किस तरफ जाना चाहेगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहेगा। तो यदि मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ बनाऊँ तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो होगा आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो दोनों क्या है? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो जिधर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा उसके अपोजिट आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें अब इलेक्ट्रिक करंट के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अपन ने पढ़ लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक करंट से रिप्रेजेंट करता हूँ, कूलम पर सेकंड इसकी यूनिट थी, जिसको मैं एम्पियर से भी डिफाइन कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट की यदि मैं और यदि मैं समझना चाहूँ इलेक्ट्रिक करंट को, तो मैं इस तरह भी दोस्तों मैं देख सकता हूँ इलेक्ट्रिक करंट को, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका I, जिसको मैंने अभी लिखा था Q/T, तो यदि आपका सपोज करो 5 कूलम चार्ज है और ये किसी सर्किट में 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि आपका 1 सेकेंड में 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना आएगा? 5/1, दैट इज 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट यदि मैं कहूँ तो कितना है? 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो यदि 1 सेकेंड टाइम में किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से 5 कूलम चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो उसको मैं क्या कहूँगा? 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट मैं कहूँगा। तो इस तरह भी मैं इलेक्ट्रिक करंट को समझ सकता हूँ। आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या जिसको मैं वोल्टेज भी कहता हूँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज की यदि मैं बात करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो टोटल वर्क डन है, जो भी वर्क किया जाएगा, वो वर्क आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। या मैं इस तरह कहूँ, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है, तो जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन होगा वह आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्या होगा ये, कैसे होगा, समझते हैं इसको। देखिए दोस्तों, सपोज करो ये मैंने एक पर्टिकुलर एरिया लिया है पूरे इसमें, और इस एरिया के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रेजेंट है, और कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पे बी पॉइंट सपोज करो, मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी एक बी पॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब सपोज करो मैं एक चार्ज ले रहा हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये, जो ए पॉइंट पे है। इस पर्टिकुलर एरिया जो मैंने लिया है, इसके बाहर जितना भी एरिया है वो क्या है? आपका इनफाइनाइट एरिया है। ठीक है, ये क्या है आपका? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि इनफाइनाइट का मतलब है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड या इनफाइनाइट में कोई भी पॉइंट है ए, जिस ए पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैंने क्यू से इसको रिप्रेजेंट किया है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो बी पॉइंट था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ए पॉइंट था आपका इनफाइनाइट का। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक,
मतलब इनफाइनाइट के किसी पॉइंट ए से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट बी तक लाने में जो भी इलेक्ट्रिक वर्क, जो भी वर्क डन होगा, जो भी आपका वर्क डन होगा, जो भी कार्य किया जाएगा, वह आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, इसको मैं V से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यदि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखूँ, मैं इसको V से रिप्रेजेंट करता हूँ, यदि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखूँ तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज आपका कूलाम के अंदर, तो जूल पर कूलाम भी आपका क्या है, वोल्टेज की यूनिट होती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जूल पर कूलाम किसकी यूनिट है, तो जूल पर कूलाम किसकी यूनिट हुई दोस्तों, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी यूनिट होती है जूल पर कूलाम, और इसी को मैं वोल्ट के नाम से भी जानता हूँ। वोल्ट भी मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, वोल्ट इसकी यूनिट आपकी होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन ने पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है अपन को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है उसी को अपन क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नाम देते हैं। लेकिन यह डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मुझे समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यदि मैं बात करूंगा तो दोस्तों जो दो पॉइंट अपन ने अभी पढ़े थे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट था और दूसरा पॉइंट था आपका इनफाइनाइट के अंदर, यहाँ क्या होगा, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यदि दोनों पॉइंट आपके ए और बी, दोनों पॉइंट, ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया है ए पॉइंट पे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पॉइंट है, बी पॉइंट मैंने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पॉइंट बी है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वह आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, टोटल वर्क डन बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी वन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए और बी मैंने जो दो पॉइंट लिए हैं, सपोज करो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बी ए बी लिखूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बी ए बी लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए माइनस बी बी। तो वी ए क्या था, ए पॉइंट का पोटेंशियल, इसको मैं इनफाइनाइट के रेफरेंस में भी लिख सकता हूँ, तो मैं वी ए नॉट भी इसको मैं नाम दे सकता हूँ, इसको मैं वी ए नॉट भी नाम दे सकता हूँ, और इसको मैं वी वी नॉट लिख सकता हूँ, क्योंकि वी वी क्या था, सपोज करो बी पॉइंट का इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल कह रहा हूँ मैं ए का वी ए वी बी, तो डिफरेंस क्या होगा दोनों का, वी ए बी वी ए नॉट माइनस वी बी नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बताइए, इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट, ये जूल पर कूलम, इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट इसकी यूनिट, क्योंकि दो पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो है। पोटेंशियल की यूनिट अपन ने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट ही होगी, क्योंकि डिफरेंस है ये दोनों का। ठीक है, तो मैं इस तरह देख सकता हूँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए बी, ये आ जाएगा आपका वी ए माइनस बी बी, और इसकी भी यूनिट होगी आपकी वोल्ट। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इलेक्ट्रिक पावर, करंट अपन ने पढ़ा, वोल्टेज पढ़ा, अब आता है आपका इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है दोस्तों, पावर तो अपन जानते ही हैं, पावर अपन ने पढ़ा है, शक्ति अपन पढ़ रखी है, शक्ति या पावर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं वर्क अपॉन टाइम के द्वारा। ठीक है, शक्ति आपकी होती है वर्क अपॉन टाइम, ये तो अपन ने पढ़ा है। लेकिन मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पावर की, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर की यदि मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक पावर देखो कैसे निकाल सकते हैं, W अपॉन टी जो अपन पढ़ते थे पावर, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, यदि मैं इसको चार्ज से डिवाइड करूं और चार्ज से ही क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो W अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन टी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, क्या आ गया W अपॉन टी। लेकिन ये क्या बन गया दोस्तों, देखो इधर W अपॉन क्यू अपन ने क्या पढ़ा था, V, V क्या था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन ने पढ़ा था W अपॉन क्यू, और Q अपॉन टी क्या था I, Q अपॉन टी क्या पढ़ा है अपन ने, करंट, इलेक्ट्रिक करंट।
तो क्या बन गया ये वी आई, और इसकी यूनिट क्या होगी वाट। तो दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को मैं कह सकता हूँ कि वोल्टेज और करंट का जो गुणनफल होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा वी और आई से जो होगा, ये आपकी होगी इलेक्ट्रिक पावर, और वाट में मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, एसी सर्किट्स की जब अपन बात करेंगे तो वहाँ पे अपन 3 डिफरेंट पावर देखेंगे। एक्टिव पावर होगी, एक रिएक्टिव पावर होगी, और एक अपरेंट पावर होगी। ठीक है, तो वहाँ क्या आएगा दोस्तों, वोल्टेज और करंट के बीच में एक एंगल बनेगा। उस एंगल के कारण आपकी जो पावर है वो 3 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। एक्टिव पावर पी से रिप्रेजेंट करेंगे, वी आई कॉस फाई उसका आपका फॉर्मूला आएगा, जिसकी यूनिट होगी वाट में या किलो वाट में अपन लिखेंगे। दूसरी आपकी रिएक्टिव पावर आएगी, रिएक्टिव पावर को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला आएगा आपका वी आई साइन फाई, जहाँ पे फाई क्या होगा, वी और आई के बीच का एंगल होगा। रिएक्टिव पावर की यूनिट होगी आपकी वोल्ट एम्पियर। रिएक्टिव वी ए आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या बड़ी यूनिट है तो उसको के वी ए आर भी अपन लिखते हैं। और एक अपरेंट पावर आएगी, या जिसको कॉम्प्लेक्स पावर भी अपन कहते हैं, एस इज इक्वल्स टू वी इंटू आई स्टार। आई स्टार लेंगे दोस्तों, ठीक है। एसी सर्किट में जब अपन बात करेंगे तो करंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अपन वहाँ पे बात करेंगे, और वोल्ट एम्पियर अपरेंट पावर की यूनिट होगी। वी ए, या यदि बड़ी यूनिट है तो के बी ए से उसको, या एम बी ए से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होती है दोस्तों आपकी इलेक्ट्रिक पावर। तो समझ आया इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? देखो दोस्तों, दोनों लगभग सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिफरेंस है थोड़ा सा। क्या डिफरेंस है? जब भी मैं एनर्जी की बात करता हूँ तो वहाँ पे टाइम भी आपका साथ में चलता है। जब भी मैं एनर्जी की बात करता हूँ, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम, तो कितने टाइम के लिए आपके पावर का कंजप्शन हो रहा है, वो अपने को क्या दे देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने पास आ जाएगी। तो अगला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? देखें अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ बता दूं मैं कि जो भी अपन अपने यदि घरों की बात करें, इंडस्ट्रीज की, कहीं भी बात करें, अपन जो इलेक्ट्रिकल का कंजप्शन करते हैं, जो अपन इलेक्ट्रिकल का कंजप्शन करते हैं, ये अपन किस में मेजर करते हैं, किस में नापते हैं? ये अपन एनर्जी की फॉर्म में ही नापते हैं। बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, एनर्जी का ही कंजप्शन अपन करते हैं। तो एनर्जी का जब अपन कंजप्शन करते हैं तो इसको मैं कैसे इसको कैलकुलेट करता हूँ, इसको कैसे मैं मेजर कर सकता हूँ? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यदि मैं बात करूँ, ई जो एनर्जी है, तो ये मैं लिख सकता हूँ पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम, पी है आपकी इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, और टी है टाइम, कितने देर के लिए है। तो पी इंटू टी से मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करूँ। तो पावर अपन ने अभी पढ़ी थी वी इंटू आई इलेक्ट्रिक पावर, और टी हो गया आपका टाइम। तो इलेक्ट्रिकल पावर और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, और ये दी जाएगी वी आई टी, वोल्टेज एम्पियर एंड टाइम के द्वारा। और इसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों? देखो इधर, इलेक्ट्रिक पावर जो थी वी आई, इसकी यूनिट क्या लिखी थी अपन ने, वाट। और यदि टाइम को मैं आवर में लिखूं तो इसकी यूनिट क्या हुई आपकी, वाट आवर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट हुई। वाट आवर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट हुई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या हुई, वाट आवर। यदि मैं बड़े पैमाने पे बात करूं, तो यदि मैं किलोवाट आवर में जाऊं तो किलोवाट आवर में भी हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट। अच्छा, अब मैं बात करूं कि जो अपन कहते हैं कि 1 यूनिट का कंजप्शन हुआ है, 2 यूनिट का कंजप्शन हुआ है, 3 यूनिट का कंजप्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजप्शन की बात कर रहे हैं। जब भी अपन यूनिट वर्ड प्रयुक्त करते हैं इलेक्ट्रिकल के केस में, यूनिट वर्ड जो अपन प्रयुक्त करते हैं, इलेक्ट्रिकल यूनिट जो अपन प्रयोग में लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन अपन बताते हैं। एनर्जी की यूनिट है, तो 1 यूनिट जो होती है आपकी इलेक्ट्रिकल के अंदर, 1 यूनिट जो है ये इक्विवेलेंट होती है 1 kWh या 1000 वाट आवर के बराबर आपकी 1 यूनिट होती है। 1 kWh 1 किलोवाट आवर को ही अपन 1 यूनिट के बराबर कहते हैं, और 1 kWh को लिख सकता हूँ मैं 1000 WH 1000 वाट आवर, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों इसको समझने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे अपन देखेंगे कि किस तरह मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अपन ने बेसिक चीज़ क्या देखी यहाँ पे, एनर्जी क्या है, पावर इनटू टाइम। पावर थी आपकी वाट में, टाइम में ले रहा हूँ आवर में, ठीक है। आइए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है दोस्तों, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है ये, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि आपका जो आपको कुछ दिया है इसमें, ठीक है। ए हाउस, आपका एक घर है जिसके अंदर
आपकी 5 नंबर्स ऑफ ट्यूबलाइट है, 40 वाट पर ट्यूबलाइट का पावर है और 8 आवर ये पर डे आपकी रन कर रही है। 10 नंबर ऑफ सीलिंग फैंस है, 60 वाट ईच है, 10 आवर पर डे रन कर रहा है। 1 इलेक्ट्रिक मोटर है, 2 HP की है और 2 घंटे ये दिन में आपकी चल रही है। तो आपको बताना है मंथली इलेक्ट्रिकल कंजप्शन, आपको इलेक्ट्रिकल कंजप्शन बताना है। तो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको बतानी है। आपको बताना है कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन हुआ है, आपको एनर्जी बतानी है। और एनर्जी किस में अपन निकालेंगे, यूनिट के अंदर अपन निकालेंगे। अच्छा, इसके बाद और क्या पूछा है इसमें, बिल भी आपको बताना है, कंजप्शन एंड बिल इफ पर यूनिट कॉस्ट है 7 रुपीज पर यूनिट। यदि आपकी एक यूनिट की कॉस्ट 7 रुपये है, 7 रुपीज है, तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप कंजप्शन करोगे उसका मंथली बिल भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन इसको देखते हैं कि किस तरह अपन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, ट्यूबलाइट है, सीलिंग फैन है और एक मोटर है HP। ठीक है, तो मुझे एनर्जी निकालनी है। एनर्जी अपन ने पढ़ा था, मुझे एनर्जी निकालनी है। एनर्जी अपन ने पढ़ा था पावर इनटू टाइम। पावर और टाइम को मुझे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, एनर्जी निकालने के लिए पावर इनटू टाइम को मुझे मल्टीप्लाई करना है। पावर रेटिंग मुझे दी हुई है, हर एपरेटस की मुझे पावर रेटिंग दी हुई है। ठीक है, वाट, पावर रेटिंग किस में दी हुई है, वाट में। तो सबसे पहले मैं बात करूं ट्यूबलाइट की। ठीक है, ट्यूबलाइट का कंजप्शन यदि मैं निकालूं, पर डे का मैं निकाल रहा हूं, पहले एक दिन का निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, 5 ट्यूबलाइट्स हैं इंटू 40 वाट की एक ट्यूबलाइट है और डेली पर डे कितना कंजप्शन कर रहा है ये, 8 आवर ये चल रहा है। ठीक है, 8 से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास टोटल क्या निकल के आएगा, 1600 वाट इंटू आवर। ट्यूबलाइट का जो एनर्जी कंजप्शन हुआ पर डे वो कितना आया, 1600 वाट आवर मेरे पास कैलकुलेट हुआ। ठीक है, मैंने क्या किया, वाट और आवर को मल्टीप्लाई किया, सिंपल। दूसरा यदि मैं निकालूं सीलिंग फैन की बात करूं, सीलिंग फैन की यदि मैं बात करता हूं तो सीलिंग फैन का जो कंजप्शन आएगा, 10 सीलिंग फैन है, 60 वाट ईच है और 10 आवर ये डेली चल रहा है। तो कितना आएगा दोस्तों, 6000 वाट आवर ये आपका सीलिंग फैन का कंजप्शन आएगा। 6000 वाट आवर आपका सीलिंग फैन का पर डे, ध्यान देना पर डे का कंजप्शन आएगा 6000 वाट आवर। तीसरी यदि मैं मोटर की बात करूं, मोटर का कंजप्शन एक दिन में कितना हो रहा है, तो एक दिन में कितना ये चल रही है, 2 आवर पर डे। ठीक है, 2 आवर 2 घंटे ये चल रही है और 2 HP की मोटर है और एक ही है इलेक्ट्रिक मोटर, क्या एक ही है। तो 1 एक मोटर इंटू 2 HP, 2 HP को यदि मैं कन्वर्ट करूँ वाटेज में तो 746 वाट अपन 1 HP का मान के चलते हैं, इंटू 2 आवर यदि ये चल रही है। तो मैं इसको यदि कैलकुलेट करूँ दोस्तों, 2 HP की जो मोटर है इसका जो वाटेज आएगा 2, ये आपका टोटल निकल के आएगा 2984 वाट आवर। वाट आवर क्यों लिखा, क्योंकि एनर्जी निकाली है अपन ने, आवर और वाट को मल्टीप्लाई किया अपन ने, एनर्जी निकाली है। ठीक है, 3 चीज़ें थी, तीनों चीज़ अपन ने ले ली। अच्छा मुझे बताइए, ये तीनों का जो वाट आवर मैंने निकाला है ये कितने टाइम के लिए निकाला है, कितने टाइम में, पर डे, पर डे का मुझे कंजप्शन मैंने निकाला है। अब अच्छा पूछ क्या रहा है, मंथली, मंथली पूछ रहा है। मंथली निकालने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 30 से, 30 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको। तो टोटल मंथली कंजप्शन, टोटल मंथली कंजप्शन कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल एनर्जी कंजप्शन मंथली आपका कितना आ जाएगा, कितना था। ठीक है, ट्यूबलाइट का था 1600 ट्यूबलाइट का कंजप्शन था। ठीक है, सीलिंग फैन का कितना था, 6000 और मोटर का आपका पर डे का कंजप्शन था 2984। मुझे मंथली निकालना है, क्या करूंगा मैं, 30 से मल्टीप्लाई इसको कर दूंगा तो मेरे पास 30 दिन का, 30 डेज का मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिकल का कंजप्शन आ जाएगा कि मंथली इसका कितना कंजप्शन होगा। तो यदि मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास निकल के आएगा 317520, किस में आएगा ये, वाट आवर में। ठीक है, मंथली जो एनर्जी का कंजप्शन हुआ वो ये हुआ। यदि मुझे kWh में निकालना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 317.52 और मैं यहाँ लिख दूंगा kWh, और kWh को ही क्या लिखता हूँ मैं,
यूनिट, KWH को ही क्या लिखता हूँ, यूनिट। तो आपकी इतनी यूनिट बनी मंथली। यदि आप इन चीज़ों को जो आपको गिवन टाइम रेंज है इसमें यदि आप चलाओगे तो आपका जो मंथली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट बनेंगी, जो कंजप्शन होगा वो होगा 317.52 KWH, या यूनिट आपकी इतनी बनेगी। तो टोटल कंजप्शन आपके पास मंथली कंजप्शन अपन ने निकाला। यदि मैं बिल की बात करूं तो मुझे दिया हुआ था, यदि मैं बिल की बात करूं तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था 7 रुपीज पर यूनिट, 7 रुपये एक यूनिट की कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी दोस्तों, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी आपकी 7 रुपीज इंटू कितनी यूनिट बनी थी, इंटू कितनी यूनिट थी आपकी, कितनी यूनिट बनी थी दोस्तों आपकी यूनिट 317.52, 317.52 कैलकुलेट करूं यदि मैं इसको, आपके पास टोटल जो बिल आएगा इसका वो आएगा रुपीज 2222.64 रुपीज़ का आपका टोटल मंथली बिल आएगा। यदि आप जो आपके ट्यूबलाइट दे रखा था, सीलिंग फैन दे रखा था और आपको मोटर दे रखी थी, तो वो जो गिवन टाइम रेंज थी यदि आप उसको उसमें अप्लाई करोगे, इतने घंटे आप चलाओगे तो आपका इतना आपका मंथली बिल आएगा। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ का आप यदि आपको बिल निकालना है तो उसको देखो हर जो भी अपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं सबके ऊपर आपने देखा होगा रेटिंग लिखी रहती है, उसकी जो रेटिंग है वो उसकी लिखी रहती है। तो उसके अंदर वाटेज लिखा रहता है। जैसे मैं एक बल्ब की बात करूँ तो उसके ऊपर लिखा है 60 वाट, मतलब वो 60 वाट का बल्ब है, उसकी पावर रेटिंग क्या है 60 वाट है। 40 वाट लिखा है, 40 वाट उसकी पावर रेटिंग है। 100 वाट लिखा है, 100 वाट उसकी पावर रेटिंग है। ठीक है, ट्यूबलाइट की बात करें 40 वाट की भी है, 28 वाट की भी आती है। सीलिंग फैन की बात करें 60 वाट। तो हर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के ऊपर उसकी पावर रेटिंग, उसकी वाटेज रेटिंग लिखी रहती है। तो मुझे करना क्या है, उसकी वाटेज रेटिंग लेनी है, इनटू उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है कितने घंटे में उसको चला रहा हूँ डेली। मुझे टाइम से मल्टीप्लाई करना है, टाइम से मल्टीप्लाई करते ही अपने पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। और एनर्जी को मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यदि मुझे ऑन एन एवरेज डेली वही कंजप्शन हो रहा है तो मैं मंथली बिल कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बेसिक क्वेश्चन किया है दोस्तों। लेकिन जो प्रैक्टिकल में बात करूँ, जो बिल आता है प्रैक्टिकल, उसमें कुछ फिक्स्ड चार्जेस भी होते हैं, कुछ आपकी पावर फैक्टर की पेनल्टी भी लग के आती है, कुछ फिक्स्ड चार्जेस भी आते हैं, और एक दो चीज़ और कुछ आपकी उसमें ऐड होके आती हैं। तो ये केवल आपका समझने के लिए अपन ने लिया है कि किस तरह अपन टोटल एनर्जी कंजप्शन आप निकाल सकते हो, टोटल बिल किस तरह निकाल सकते हो। तो ये डिफरेंस हुआ आपका इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में। ये आपका बेसिक डिफरेंस है। आपको एनर्जी निकालनी है तो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन इसी सीक्वेंस में। आगे यदि मैं बात करूं तो अपन ओम्स लॉ पे अब आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन आते हैं ओम्स लॉ पे। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, तो अब सबने सुना होगा ओम्स लॉ क्या है, या ओम्स लॉ तो नाम तो पता ही होगा ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ की यदि मैं बात करूं तो सबसे बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, या मैं पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही बात करूं तो ओम्स लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं क्या होता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन देने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी अपन ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे तो हमेशा फिजिकल कंडीशंस को अपन कांस्टेंट लेके चलते हैं। फिजिकल कंडीशंस आपकी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन से मतलब क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, रेजिस्टिविटी, इन चीज़ों की यदि मैं बात करूँ तो ये वेरिएशन इनमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि इनमें वेरिएशन होगा तो आपका जो वेरिएशन से आपका जो ओम्स लॉ वो प्रॉपर नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्यों मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर यदि मैं बढ़ाऊंगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर आपका ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी मैं ओम्स लॉ की बात करूंगा आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, फिर रेजिस्टिविटी भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखूँ तो आपका किसी भी कंडक्टिंग मीडियम, या मैं किसी कंडक्टर की बात करूं, उसके किन्हीं भी दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें जो करंट फ्लो होगा उसके। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल ऑफ ए कंडक्टिंग वायर और मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, समझते हैं क्या है ओम्स लॉ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओम्स लॉ की यदि मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं
सपोज करो ये आपके पास कोई ए बी कोई वायर है, मैंने यहाँ पे एक बैटरी जिसको मैं ई लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, एक बैटरी मैंने एक लगाई है, ई मैंने वोल्टेज सोर्स है, ईएमएफ का सोर्स है, ई मैंने एक बैटरी लगाई है, और ए बी टर्मिनल कोई वायर है, कोई भी वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, इसके ए बी के अक्रॉस मैंने अप्लाई किया है। क्या होगा दोस्तों? करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा इसके अंदर, करंट फ्लो का आई इसमें भी जाएगा, ए बी के अंदर भी क्या जाएगा? करंट आई फ्लो होगा, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर करंट आई फ्लो होगा, ये जो है ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। क्या आएगा? ए और बी जो दो टर्मिनल है इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। वी ए बी जो अपन ने अभी पढ़ा था, वी ए पॉइंट का यदि पोटेंशियल वी ए है, बी पॉइंट का पोटेंशियल यदि वी बी है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच में वी ए बी, वो मैं लिख सकता हूँ वी ए माइनस वी बी के द्वारा। तो जो वी ए बी है, वी ए बी जो है आपका, जो वी ए बी है, वी ए बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इस ए बी के बीच में करंट फ्लो होगा उसके। वी ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और यहाँ मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के यदि मैं इसको बराबर लिखूँ तो एक यहाँ अपन कांस्टेंट काम में लेंगे जिसको अपन कहते हैं रेजिस्टेंस आर। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। चूँकि ये ओम्स ने दिया था तो इसकी यूनिट क्या होती है आपकी? ओम। मैं इसकी यूनिट में लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि आई प्रोपोर्शनल टू बी, कई लोग कहते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है? आई प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। अब बताइए, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो गई, ठीक है। वैसे चीज एक ही है, लेकिन मैं यदि थोड़ा सा बात करूँ, आप देखिए इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा क्या लिखूंगा मैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं ई की बात करता हूँ, यदि मैं इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी सोर्स है इसकी बात करता हूँ, तो करंट किसकी वजह से फ्लो हुआ है? इस बैटरी के कारण, इस बैटरी के कारण करंट फ्लो हुआ। यदि ये बैटरी में से कनेक्ट करूंगा तभी तो करंट फ्लो होगा। तो सोर्स क्या हुआ? बैटरी हुई। तो मैं कह सकता हूं, यदि मैं ई की बात करूं, ईएमएफ सोर्स की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि जो करंट है वो किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? ई की वजह से फ्लो हो रहा है। करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? ई की वजह से फ्लो हो रहा है। आई प्रोपोर्शनल टू ई मैं कह सकता हूं। लेकिन जब मैं बात करता हूं किन्हीं दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की, जो कि मैं यहाँ पे मैंने एक ए बी एक वायर लिया है और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी यदि मैं बात करूं वी ए बी की, तो जो वी ए बी होगा वो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आई के प्रोपोर्शनल ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले ई है, ईएमएफ सोर्स, ये आपने किसी सर्किट पे अप्लाई किया, इसकी वजह से क्या हुआ? करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो किसकी वजह से हुआ? ई की वजह से। तो आप लिख सकते हो आई प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। ई है आपका सोर्स, ये ध्यान देना होगा यहाँ पे। यदि मैं सोर्स ले रहा हूं तो मैं लिखूंगा आई प्रोपोर्शनल टू ई, सोर्स के कारण करंट आया है। और करंट के कारण, जैसे ही करंट ए बी के बीच में फ्लो हुआ, जैसे ही करंट ए बी के बीच में फ्लो हुआ, तो चूंकि इस ए बी के बीच का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो मैंने आर लिया है, इस करंट के कारण जब ये आर से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा वी ए बी, जो मैंने यहाँ मेंशन किया है वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा तो वो आई के प्रोपोर्शनल होगा, और यहाँ से मैं लिखूंगा वी ए बी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। यहाँ पे आर है आपका रेजिस्टेंस। तो दोनों चीज क्लियर हुई दोस्तों, ठीक है, दोनों चीज सही है। लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ इस चीज पे डिपेंड कर। यदि मैं ईएमएफ सोर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा आई प्रोपोर्शनल टू ई, और यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा वी ए बी प्रोपोर्शनल टू आई। दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स ने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि अपन अप्लाई करेंगे इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे और नेटवर्क पे अपन इसको अप्लाई करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉ है, तो इसका समझना अपना बहुत जरूरी है। सबसे मेन चीज़ इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि फिजिकल कंडीशंस अपन को क्या रखनी होंगी? कांस्टेंट रखनी होगी। टेम्परेचर प्रेशर को मुझे क्या रखना होगा? कांस्टेंट रखना होगा। यदि उनमें वेरिएशन हो रहा है तो आपका ओम्स लॉ फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसमें फिर डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, रेजिस्टेंस के बारे में देखें। रेजिस्टेंस क्या है? अपन ने आर से रिप्रेजेंट किया है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस के बारे में यदि मैं बात करूं, रेजिस्टेंस क्या है, तो अभी ओम्स लॉ से अपन ने देखा था दोस्तों V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से यदि मैं आर रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या आएगा? V अपॉन आई। रेजिस्टेंस क्या आएगा? V अपॉन आई। तो देखो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है? रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? करंट के। यदि किसी सर्किट के अंदर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें करंट फ्लो क्या होगा? कम होगा, सीधी सी चीज़ है।
यदि आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट का फ्लो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हायर रेजिस्टेंस यदि कोई मीडियम है, हायर रेजिस्टेंस मीडियम है, उसमें करंट का फ्लो कम है, तो रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है, करंट के फ्लो का अपोजिशन करता है। तो मैं यहीं से डेफिनेशन इसकी दे सकता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो का अपोजिशन हो रहा है। ध्यान देना वर्डिंग पे, फ्लो ऑफ करंट का अपोजिशन कर रहा है। दिस इज रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट अपन किस में लिखते हैं, इसकी यूनिट अपन लिखते हैं ओम के अंदर। ओम इसकी यूनिट होती है, वी अपन आई अपन इसको ओम्स लॉ से लिखते हैं। दिस इज रेजिस्टेंस। अब फर्दर अपन आगे बढ़े, रेजिस्टेंस के बारे में बात करें कि रेजिस्टेंस, अपने डेफिनेशन तो देख ली, रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो का अपोजिशन करता है। अब एक लॉ ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं जो अपन को बताते हैं कि ये किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर पे आपका किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, इसके लिए लॉ ऑफ रेजिस्टेंस दिए जाते हैं। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो दोस्तों लॉ ऑफ रेजिस्टेंस आपको बताता है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बताता है कि जो आर है वो फिजिकल लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और आर जो है उस मटेरियल, जो भी आपका वायर है या जो भी है, उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन जो एरिया होगा उसका, क्रॉस सेक्शन जो एरिया होगा उसके क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दो लॉ हैं जो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। तो पहला लॉ क्या है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ, किसी भी वायर है, किसी भी मटेरियल की जो लेंथ है वो यदि आप ज़्यादा करते हो तो सिंपल सी चीज़ है कि उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया की यदि मैं बात करूं, यदि मैं ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर ले रहा हूं, मोटा एरिया में ले रहा हूं, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और लेंथ के, फिजिकल लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइंड करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। इक्वेशन 1 और 2 को यदि मैं कंबाइन करूं तो मैं लिख सकता हूं R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। यहाँ इस साइन को हटा के यदि मैं काम में लूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टिविटी आपकी आ जाती है, रो जो है ये क्या है आपकी रेजिस्टिविटी। तो R का फॉर्मूला आपका बना यहाँ से, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे एल है आपकी लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द मटेरियल, ए है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, और रो है यहाँ पे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो मैं एक नया इक्वेशन नाम दे देता हूँ 3। तो क्या है दोस्तों, रो क्या होता है, ये रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, समझते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या, ठीक है। R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो दोस्तों यहाँ से देखने पे सिंपल सा पता लग रहा है, यदि मैं 1 मीटर का वायर लूँ, लेंथ कितनी लूँ मैं, 1 मीटर, और यदि मेरा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, मैंने यूनिट मीटर लेंथ का एक वायर लिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या रखा, यूनिट रखा, ठीक है। 1 यदि मैं दोनों की वैल्यू लूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन 3 से क्या आ जाएगा, L मैंने 1 कर दिया, एरिया मैंने 1 कर दिया, तो R इज इक्वल्स टू रो। तो मैं कह सकता कि R और रो क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं कह सकता हूँ यदि 1 मीटर का आपका वायर है लेंथ में और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगी, उसकी रेजिस्टिविटी होगी। दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों मैंने 1 किए, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया का जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वही किसके बराबर होता है, उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। लेकिन मैं फिजिकली देखूं तो रेजिस्टिविटी होती क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होती है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी की यदि अपन बात करें और आगे बढ़े रेजिस्टिविटी के बारे में, तो मैं कह सकता हूँ कि जो रेजिस्टिविटी है ये आपकी फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है,
फिजिकल डायमेंशंस का क्या मतलब है? फिजिकल डायमेंशंस का मतलब है लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी होती है आपकी मटेरियल, किसकी होती है? मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। मटेरियल यदि चेंज हो गया तो आपकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी आपकी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। जैसे यदि मैं बात करूं कि आयरन का कोई वायर है, ठीक है, उसकी कुछ अलग रेजिस्टिविटी होगी। यदि मैंने आयरन की जगह वही किसका ले लिया, कॉपर का, उसकी रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, कुछ अलग आ जाएगी। यदि मैंने एल्यूमिनियम का वायर लिया, उसकी अलग रेजिस्टिविटी होगी। मैंने सिल्वर का वायर लिया, तो हर मटेरियल जैसे ही जैसे मटेरियल चेंज होगा उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन यदि मैं बात करूं कि कोई आयरन का वायर है 1 मीटर लेंथ का, उसकी रेजिस्टिविटी है रो। यदि मैं उस आयरन को ही रखूं मटेरियल तो, लेकिन उसकी मैं लेंथ को बढ़ा दूं, डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, 100 गुना कर दूं, तो क्या उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी? नहीं होगी, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। क्योंकि रेजिस्टिविटी किसकी है? रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की है, और मटेरियल अपन ने क्या रखा है? सेम आयरन का ही था, अभी भी आयरन का ही है। तो रेजिस्टिविटी क्या है? आयरन की है, ना कि उसकी लेंथ के हिसाब से वेरिएशन उसके अंदर होगा। तो मैं कह सकता हूँ रेजिस्टिविटी नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल डायमेंशंस, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इन पर डिपेंड रेजिस्टिविटी नहीं करती है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी रेजिस्टिविटी दोस्तों डिपेंड करती है। मटेरियल आपको पता है, मटेरियल की यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगा, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? चेंज होती है। लेकिन इसकी फिजिकल डायमेंशंस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेजिस्टिविटी पे उसकी लेंथ और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे बढ़ें दोस्तों, तो टेम्परेचर पे किस तरह वेरिएशन होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की जब अपन बात करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट की जब अपन बात करते हैं, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को वेरी करने पर, यदि मैं किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को वेरी करता हूं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस इफेक्ट को दर्शाता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। सपोज करो दोस्तों, कोई मटेरियल मुझे दिया है, मुझे नहीं पता क्या है मटेरियल, मैंने उसको हीट अप किया। तो यदि मैं देख रहा हूँ कि उसको हीट करने पर, उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे यदि उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अपन को पता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है, कंडक्टर का। कंडक्टर जो होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। यदि आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यदि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हुआ। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है, सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और बढ़ जाने के कारण उनका रेजिस्टेंस, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम होने का मतलब उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे रेजिस्टेंस जो है, यदि मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करूँ, तो यदि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस R1T है, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस R2T है, ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ, यदि मुझे टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा पता है, अल्फा क्या है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट यदि मुझे पता है किसी मटेरियल का, तो मैं इफेक्ट निकाल सकता हूँ कि टेम्परेचर में वेरिएशन से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं RT1 यहाँ से लिखता हूँ, RT1 इज इक्वल टू RT2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस T1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस T2 डिग्री सेंटीग्रेड। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, आपको T1 दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपको पूछा है रेजिस्टेंस क्या है, और T2 आपको दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, T1T कितना है 40, T2 है 30। आपको दे रखा है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम। 15 ओम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल का, ठीक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये मुझे निकालना है। तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी। टेम्परेचर कोफिशिएंट मुझे कितना दिया है, 0.04। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया है मुझे, 0.04 मुझे टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है।
तो क्या मैं इफेक्ट निकाल सकता हूँ? रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? निकाल सकता हूँ मैं। कैसे निकालूंगा? आर टी वन अभी अपन ने पढ़ा था, आर टी टू इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के द्वारा। आर टी टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है? 15 इंटू 1 प्लस अल्फा 0.4। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों? T1 माइनस T2, 30 माइनस 10, 10 कितना आ जाएगा? ये 15, 1.4, 21 ओम। क्या हुआ दोस्तों? T1 कितना था? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रेजिस्टेंस आया? 21। 30 पे कितना था? 15। रेजिस्टेंस बढ़ा। मटेरियल कौन सा है बताइए? कंडक्टर। कंडक्टर ये है, क्योंकि यदि रेजिस्टेंस 30 पे इसका 15 ओम था, टेम्परेचर बढ़ाया, 10 डिग्री इसने इंक्रीज किया, 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर किया, तो रेजिस्टेंस अपना बढ़ा है। टेम्परेचर कितना आया? इसका रेजिस्टेंस कितना आया है? 21 ओम इसका रेजिस्टेंस आया है। तो यदि बढ़ रहा है तो क्या होगा? ये कंडक्टर होगा। तो कंडक्टर के लिए अपन को पता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। मैं यहाँ से भी पता लगा सकता हूँ, ये पॉजिटिव में दिया है, अल्फा मुझे किस में दिया है? पॉजिटिव में दिया है। तो मैं यहीं से कह सकता हूँ कि ये जो मटेरियल है ये कौन सा होगा? ये कंडक्टर होगा। लेकिन मुझे वैल्यू निकालनी थी। मुझे क्या निकालनी थी? मुझे वैल्यू निकालनी थी। 40 पे कितना होगा रेजिस्टेंस? मुझे वैल्यू निकालनी थी, इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आपको वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आप दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ दोस्तों, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जो अपन ने पढ़ा था, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये अपन ने भी पढ़ा था, आर इज इक्वल्स टू रो। इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन है एक ले रहा हूँ, एक प्रॉब्लम, इसको अपन देखेंगे। तो यहाँ अपन ने देखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के तो क्या करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। इसका मतलब हुआ यदि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा। अच्छा, रो का भी मैंने बताया था, रो को भी अपन ने डिस्कस किया है कि जो रो है रेजिस्टिविटी, ये फिजिकल डायमेंशंस पे तो डिपेंड ही नहीं करती है। यदि आप लेंथ कम करो ज़्यादा करो, एरिया कम करो ज़्यादा करो, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पर इफेक्ट कब पड़ेगा? जब आप मटेरियली चेंज कर दो, आयरन की जगह कॉपर ले लो। मटेरियल जब तक चेंज नहीं होगा तब तक रेजिस्टिविटी आपकी क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो एक आपको क्वेश्चन दिया है, एक 10 मीटर लेंथ का वायर है, लेंथ आपको दी है 10 मीटर, और ये इसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 20 ओम इसका रेजिस्टेंस है। इफ दिस वायर स्ट्रेचेस टू 4 टाइम, देखो एक वर्ड काम में लिया है दोस्तों यहाँ, स्ट्रेचेस टू 4 टाइम ऑफ इट्स लेंथ। ये क्या कर रहा है? इस वायर को स्ट्रेच कर रहा है। इस वायर को क्या कर रहा है? स्ट्रेच कर रहा है। स्ट्रेच का मतलब है इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये जो वायर इसने दिया है 10 मीटर लेंथ का जो वायर मुझे दिया है, जिसका रेजिस्टेंस ये 20 ओम बता रहा है, यदि इस वायर को स्ट्रेच कर रहा है 4 टाइम, कब तक खींच रहा है इसको? उस वायर को, उसी वायर को खींच के, स्ट्रेच करके 4 टाइम्स ऑफ इस लेंथ। पहले लेंथ कितनी थी? 10 मीटर, अब लेंथ कितनी हो गई? 40 मीटर। उसको तब तक उसको स्ट्रेच कर रहा है, तब तक उसको खींच रहा है जब तक उसकी लेंथ 40 मीटर ना हो जाए। तो सिंपल सी चीज़ है, उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एरिया कम होगा। यदि मैं 10 मीटर वायर को खींचूं और उसको तब तक खींचूं मैं तब तक उसकी 4 गुना लंबाई नहीं हो जाए, तो सिंपल सी चीज़ है, उसका एरिया पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और एरिया पे भी इफेक्ट पड़ेगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम मुझे कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है ये? न्यू वायर ऑल्सो कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस पूछा है न्यू वायर का। जो इस तरह नया वायर जो बनेगा 4 गुना, उसको खींचने के बाद जो आपके पास नया वायर बना, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, और उसकी रेजिस्टिविटी का भी इफेक्ट पूछ रहा है कि रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने बताया था, वायर को कितना भी आप स्ट्रेच करो, कितना भी कुछ भी करो, उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वायर तो है तो आयरन का ही, या जिस भी मटेरियल का हो, मटेरियल थोड़ी चेंज किया है। तो रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी डजंट चेंज जब तक उसका मटेरियल चेंज नहीं होगा, जब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टेंस चेंज होगा दोस्तों, रेजिस्टेंस चेंज होगा। रेजिस्टेंस में पूछा है न्यू वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? रेजिस्टेंस में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? देखिए, ये अपन ने पढ़ा था R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अपन ने पढ़ा था R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ? R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, यदि मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं इसको लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए? R इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू लेंथ, क्या बन गया? वॉल्यूम।
एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया ये वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मुझे क्या दिया है कांस्टेंट, क्योंकि उसने ना तो उसमें मटेरियल कुछ बाहर से ऐड किया है उस वायर में, ना कुछ मटेरियल निकाला है, उसी वायर को स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच किया है तो जो वॉल्यूम है उसका वो तो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। लेंथ बढ़ी है, एरिया कम हुआ है, मुझे नहीं पता कितना कम हुआ है एरिया, लेकिन कम हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम को मैं क्या लिखूंगा कांस्टेंट, तो मैंने लेंथ से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि ये क्या बन जाए, ये वॉल्यूम बन जाए। अब देखो वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी क्या है कांस्टेंट, तो क्या मैं लिख सकता हूं R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, लिख सकता हूं मैं। वॉल्यूम कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, तो जो R है उस वायर का, जो रेजिस्टेंस है उस वायर का, उसकी लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से मैं निकाल सकता हूं, यहां से मैं दो कंडीशन लिख सकता हूं। R यदि L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो मैं लिखूंगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। R1 कितना दिया है मुझे, R1 आपको दिया था 20 ओम, L1 था 10, 20, R2 मुझे निकालना है, L1 10 मीटर का था, L2 कितनी आएगी दोस्तों बताइए। L2 कब तक उसने उसको स्ट्रेच किया है, 4 टाइम ऑफ L1, L1 है आपका 10, तो ये आ जाएगी आपकी 40 मीटर। L2 कितनी आ गई 40 मीटर, 40 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 20 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1600, ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से यदि मैं निकालूँ तो आपका R2 आ जाएगा दोस्तों 1600 इंटू 20, कितना आ गया ये, सॉरी ये तो कैंसिल आउट हो गया था, जीरो कैंसिल आउट हो गई थी, ठीक है। तो R2 आपका आ जाएगा 320, R2 आ जाएगा 320 ओम, 320 ओम आपका R2 आ जाएगा, ठीक है। 320 ओम आपका R2 आ जाएगा। R2 आया आपका 320 ओम, ठीक है दोस्तों। पहले R1 क्या था 20 ओम, R1 क्या था 20 ओम, कितना इफेक्ट पड़ा बताइए। R1 था आपका 20 ओम, R2 आया है 320 ओम, कितना इफेक्ट पड़ा बताइए दोस्तों, कितना है 16 टाइम, 16 गुना, ठीक है। 16 टाइम रेजिस्टेंस आपका बढ़ गया, 16 टाइम आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया। यदि आपने क्या किया था, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए उस वायर को स्ट्रेच आपने किया था, और स्ट्रेच किया था जब तक उसकी लेंथ क्या ना हो जाए 4 टाइम्स ना हो जाए। तो यदि मैं 4 टाइम लेंथ तक उसको स्ट्रेच करूंगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम बढ़ा, 16 टाइम बढ़ा। क्यों, क्योंकि अपन ने देखा था R जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आया था, लेंथ के स्क्वायर के। R जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आया था, लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया था। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है और लेंथ में आप चेंज करते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है और लेंथ में आप चेंज करते हो, तो उसका रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन होगा उसकी लेंथ के स्क्वायर टाइम उसका रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल आएगा। यदि 2 गुना आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ेगा, 3 गुना आप उसकी लेंथ को स्ट्रेच करते हो तो आपका रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा 9 गुना बढ़ेगा। स्क्वायर टाइम वेरिएशन होगा यदि मैं उसकी लेंथ को स्ट्रेच करूं, उसके वॉल्यूम को क्या रखूं कांस्टेंट रखूं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ें अपन, ठीक है। एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है, एक और मैंने क्वेश्चन लिया है। एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दे रखा है मुझे, उसका क्रॉस सेक्शन दे दिया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का कोई वायर है और उसकी लेंथ है 5 मीटर और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, ठीक है। लेंथ L1 मुझे दी है 5 मीटर और मुझे R1 कितना दिया है 20 ओम, मुझे रेजिस्टेंस दिया है। इट इज स्ट्रेचेज एंड लेंथ, वही लेंथ में स्ट्रेच कर रहा है, कब तक, अप टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस। एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का वायर था, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक वायर था, ये कोई वायर था, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है, ठीक है। ये इसकी क्या थी, रेडियस थी, पहले रेडियस थी, इसकी लेंथ मुझे कितनी दी है 5 मीटर लेंथ,
रेडियस सपोज करो मुझे कुछ भी नहीं थी, मैंने R1 इसकी रेडियस मान ली 5 मीटर लेंथ है और मुझे इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। क्या कह रहा है दोस्तों, इफ इट इज स्ट्रेच्ड इन लेंथ अप टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस देन फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यदि मैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो वायर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया वो सर्कुलर शेप में है और इसकी मुझे लेंथ 5 मीटर दी है, रेडियस है इसकी R1, तो यदि मैं इसको स्ट्रेच करूं, वही जो पिछला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था वहाँ भी स्ट्रेच किया था, और वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ भी क्या है, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ भी क्या रहेगा, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा। और आपको स्ट्रेच कब तक करना है, स्ट्रेच कब तक करना है इसको, आपको स्ट्रेच करना है जब तक इसकी रेडियस क्या न रह जाए, हाफ न रह जाए, रेडियस की क्या न रह जाए, आधी ना रह जाए। भाई सिंपल सी चीज है, यदि आप इसको स्ट्रेच करोगे, इस वायर को, इसी वायर को आप स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, इसकी मोटाई कम होती जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा इसका, कम होगा, कम होगा तो इसकी रेडियस भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और रेडियस कम आपको कब तक करनी है, जब तक इसकी रेडियस R1 जो मैंने मानी है इस केस में उसकी आधी ना रह जाए, तब तक ही आपको स्ट्रेच करना है। तो लेंथ बनेगी, ज़्यादा आएगी लेंथ, मुझे नहीं पता अभी लेंथ कितनी स्ट्रेच होगी पर ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो यदि मैं एरिया की बात करूं दोस्तों, यहां मैं एरिया डिफाइन कर सकता हूं। अभी इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैं फर्स्ट वाली कंडीशन को 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यदि इसका एरिया मैं लिखूं A1, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में है, क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। मैं एरिया निकाल सकता हूं, यदि उसकी रेडियस R1 है तो उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन 1। यदि मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं, स्ट्रेच करने के बाद की बात करूं, तो स्ट्रेच यदि मैं कर रहा हूं तो सपोज करो इसकी जो रेडियस है स्ट्रेच होके, सपोज करो ये रह गया, ठीक है, लेंथ बढ़ेगी इससे, मुझे नहीं पता अभी कितनी बढ़ेगी। ये जो रेडियस है ये क्या रह गई आपकी R2, पतला हो गया वायर, आपकी रेडियस आधी रहेगी, तब आपने स्ट्रेच किया, लेंथ मैं अभी नहीं पता मुझे क्या होगी इसकी लेंथ, पर बढ़ेगी ये मुझे पता है, ठीक है। R2 इसकी लेंथ रेडियस हो गई। तो क्या जो सेकंड वाला केस है मैं एरिया यहाँ निकाल सकता हूँ A2, बताइए क्या आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। सेकंड वाला जो केस है जब मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया तो इसकी रेडियस R2 है, और R2 किसके बराबर है, मुझे दिया है क्वेश्चन में, कब तक मुझे स्ट्रेच करनी है, जब तक इसकी रेडियस क्या न रह जाए, इसकी रेडियस आधी ना रह जाए, जब तक इसकी रेडियस क्या न रह जाए, जब तक इसकी रेडियस आधी ना रह जाए तब तक मुझे इसको स्ट्रेच करना होगा, जब तक इसकी रेडियस आधी ना रह जाए मुझे इसको स्ट्रेच करना होगा, ठीक है। तो R2 आया आपका R1/2, यदि मैं इसकी वैल्यू यह पुट करूं तो A2 आपका आ जाएगा पाई इंटू R1/2 का स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा पाई इंटू R1 स्क्वायर बाई 4 A2 आ जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर क्या था दोस्तों, पाई R1 स्क्वायर क्या था, A1/4। ये मुझे एरिया का लग गया, मैंने एरिया, ये इक्वेशन 1 थी, इसको मैं इक्वेशन नाम दे रहा हूँ 2। इक्वेशन 1 थी आपकी पाई, जो फर्स्ट वाला एरिया था वो पाई R1 स्क्वायर था। जो नया जो एरिया आएगा वायर का स्ट्रेच करने के बाद, उसकी रेडियस कम करनी है मुझे, हाफ करनी है, रेडियस हाफ करने से उसका जो एरिया हुआ वो क्या रह गया, 1/4 हो गया। उसका एरिया क्या हो गया दोस्तों, 1/4 हो गया। A1/4 पहले जो एरिया था A1 उसका 1/4 हो गया, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन। तो मुझे एरिया का इफेक्ट यहाँ पता लग गया। अब इसको आगे सॉल्व करें दोस्तों, इसको आगे मैं सॉल्व करूँ तो रेजिस्टेंस मुझे पता है R = ρL/A। रो कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, क्योंकि मटेरियल तो चेंज किया नहीं है उसने, मटेरियल तो वही है, ठीक है। लेंथ और एरिया का मुझे इफेक्ट, मुझे एरिया का इफेक्ट पता है, तो मैं इसको वॉल्यूम बना सकता हूँ दोस्तों। यदि मैं इसको एरिया से डिवाइड करूँ और एरिया से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने को क्या बन जाएगा यहाँ पे, रो इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका आएगा। एरिया इंटू लेंथ को आपने क्या लिख लिया, वॉल्यूम, जो कि क्या है, कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों आपका R, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा।
क्रॉस सेक्शन एरिया के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो और उसको तब तक स्ट्रेच करते हो जब तक उसकी रेडियस आधी ना रह जाए, एरिया में कोई वेरिएशन हो रहा है, तो मैं एरिया का वेरिएशन डायरेक्टली इस तरह देख सकता हूँ कि रेजिस्टेंस जो होगा वो एरिया स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों R1/R2 इज इक्वल्स टू, उल्टा है, इन्वर्सली रिलेशन है, A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। वैल्यू में पुट करूँ, मुझे R1 क्या दिया था दोस्तों, R1 था आपका 20 ओम, 20, R2 मुझे निकालना है, A2 का रिलेशन मेरे पास आया था A1/4, A1/4 का स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, अपॉन A1 स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, क्या आ जाएगा, 20/R2 इज इक्वल्स टू, A1 था, A1 स्क्वायर से A1 स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 1/16। मल्टीप्लाई करूँ तो R2 आपके पास क्या जाएगा दोस्तों 320 ओम। R1 क्या था, R1 था आपका 20। क्या इफेक्ट पड़ा बताइए दोस्तों, क्या इफेक्ट पड़ा यहाँ पे। पहले जो आपका रेजिस्टेंस था वो 20 ओम था, अब जो रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है 320 ओम इसका रेजिस्टेंस आया है। तो क्या पता लगा दोस्तों, यहाँ से क्या पता लगा, यदि आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो और एरिया में आप कोई चेंज कर रहे हो, एरिया में चेंज हुआ है, रेडियस में चेंज होने से एरिया में चेंज हुआ है, क्योंकि आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई वायर दिया हुआ था। तो यहाँ से सीधा सा अपन को पता लगता है कि यदि आप एरिया में चेंज करते हो तो जो आपका एरिया कम हुआ, एरिया क्या होता, कम हुआ था, और एरिया कम होगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अपने पढ़ा था लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में, एरिया यदि कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया कम हुआ है, एरिया 1/4 हो गया, तो 1/4 तो वो इफेक्ट इसमें आया, प्लस लेंथ भी क्या हुई है इसकी, बड़ी है, लेंथ भी क्या हुई है इसकी, बड़ी है। तो दोनों इफेक्ट को यदि कंपाइल करूं तो ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा रेजिस्टेंस पे वो कितना आया 16 टाइम। आपका रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा 16 टाइम बढ़ जाएगा। तो मैं सिंपल कह सकता हूँ एरिया 1/4 टाइम इसका कम हुआ था, ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1/16, तो 16 टाइम आपका इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस 16 टाइम बढ़ जाएगा। तो ये समझ आया दोस्तों आपको। जो दोनों क्वेश्चन किए थे अपन ने, पिछली बार अपने लेंथ ली थी, एरिया मुझे पता नहीं था, इस बार मुझे लेंथ मुझे पता नहीं है, एरिया मुझे पता है, मैंने वॉल्यूम बनाया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के आपके दो यहाँ से रिजल्ट निकल गया है कि R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर आप कर सकते हो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर आप लिख सकते हो यदि आपको लेंथ नहीं पता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये ज़रूरी है दोस्तों कि आपका जो वॉल्यूम है वह कांस्टेंट रहना चाहिए। इस रिलेटेड और आगे क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।